साथियों सादर नमस्कार। मैं प्रोफेसर रमेश चंद्र मीना आपसे चौथी बार इस विषय पर रूबरू हो रहा हूँ। वैसे यह विषय अब लगभग क्लियर हो चुका है और बहुत कुछ हमें उलझा करके भी रख दिया है कि आधुनिकता का मतलब क्या है। क्या आधुनिकता विचारों में है, वस्त्र में है, दिखावे में है, या आधुनिकता विकास में, बाजार में, या उपभोक्ता में? आधुनिकता क्या है और आधुनिकता किस में निहित है? पिछले 3 वीडियो सुनकर के आप इतना तो परिचित हो चुके होंगे कि आधुनिकता कथित तौर पर इनमें भी कही जाती है। लेकिन आज आप इस वीडियो के जो 3 चित्र दिखाई दे रहे हैं, इसको देख करके ये एहसास तो कर लेंगे कि एक तरफ आधुनिकतम रहने के आवास फ्लैट है जो दिखाई दे रहे हैं टावर की तरह। दूसरे छोटा फोटो जिसमें तकनीकी से पेड़ काटे जा रहे हैं। ये तकनीकी भी आधुनिकता की मिसाल है। और इस तरफ लहराती हुई नदी बह रही है, कलकल नाद करती हुई, और घना जंगल है। अमेज़न का जंगल, या बहुत कम जंगल बचे हैं जो इतने सघन हरे भरे ठसाठस पेड़ पौधों से भरे हुए हैं। और नीला पानी बहता हुआ, 12 महीने पानी बहता हुआ। गंगा जरूर बह रही है लेकिन चंबल भी सूख चुकी है। नर्मदा, ब्रह्मपुत्रा, गंगा, यमुना बह रही है, लेकिन यमुना जब गुजरती है दिल्ली से तो एक नाले के रूप में बदबू मारती हुई, और मथुरा और वृंदावन से जब गुजरती है तो आप नहा नहीं सकते। 10 साल पहले मेरा भी जाना हुआ। पत्नी थी साथ में, ससुराल वाले थे, बाकायदा डुबकी लगा रहे थे। बोला आप भी लगाइए। मन की नहीं, माफ़ कीजिए, मैं इस नाले में नहीं नहा सकता। मैं दिन के वक्त नल के नीचे बैठ कर के नहाऊंगा। वो आस्था में डूबे हुए बाकायदा उस गंदे नाले में जो यमुना के नाम पर, यमुना जो गंगा में इलाहाबाद में संगम बनेगा। कहा जाता है कि वहाँ सरस्वती भी बहती थीं, या आज भी कयास लगाया जाता था कि बहती थीं या नहीं, लेकिन पुराणों में कहा जाता है। लेकिन आज 2 ही बहती है, दोनों का संगम है। मान करके चला जाता है कि तीनों का संगम हुआ होगा। तो ये आधुनिकता है। मैंने सोचा कुछ और था, लेकिन बात इस तरह से आ जाएगी संगम की कि ये सारी आधुनिकताएं, सभ्यता, नदियों के किनारे नगर, इलाहाबाद, प्रयाग, काशी, वाराणसी और भी बहुत सारी सभ्यताएं नदियों के किनारे पनपी है। तो इसका मतलब ये है कि अंततः जल है तो जीवन है, पेड़ है तो जीवन है, पर्यावरण है तो जीवन है। तब ये कह सकते हो कि इस अर्थ में आधुनिकता के मायने, अगर प्रकृति है तो हम हैं। अगर हम सिर्फ आधुनिक होने के नाम पर पेड़ों को काटते जाएं, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते जाएं, तो श्रीमान हम जिएंगे कैसे? हम शुद्ध सांस नहीं ले सकते, शुद्ध पानी नहीं पी सकते। हम इतना विकास कर चुके हैं कि विनाश और विकास एक दूसरे के पर्याय हो चुके हैं। पर्यावरणविद बराबर ताकीद कर रहे हैं, चेतावनियां दे रहे हैं। और मुझे सबसे छोटी पर्यावरणविद ग्रेटा थनबर्ग याद आती है, जो अपने घर में बगावत करती है और अपने पिताजी से घर का एसी बंद करवा देती। मानना पड़ेगा उस छोटी सी पर्यावरणविद को। जिस दुनिया में हर घर में
ग्रेटा थनबर्ग पैदा होंगी तो आप कल्पना कर सकते हैं कि शायद घर में ऐसी फ्रिज नहीं चलेगी। इसलिए कहा जाता है कि उपभोक्तावाद, बाजारवाद ये विकास की चरम परिणतियां हैं, ये फ्लैट संस्कृति है, लेकिन विनाश की ओर ले जा रहे हैं। इसलिए आधुनिकता बोध सिर्फ दिखावे में नहीं, इसलिए चूंकि ये जीवन पूरा द्वंद्वमय है, हम द्वंद्व में जीते हैं जिंदगी भर। साथियों, ये कहने का मतलब है कि अक्सर हम नारा देते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हम बेटियों को कितनी बचा रहे हैं, और अगर हम बेटी को नहीं बचा पा रहे हैं तो आधुनिक नहीं कहला सकते। बेटी एक दिन माँ बनती है, वो माँ ही बेटे को पैदा करती है। और हम उन नेताओं को चुनते हैं जो सरकार बनाते हैं, सरकार बना करके और नीतियां ऐसी बनाते हैं कि जैसे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए, तो वो नेता भी जननेता नहीं हो सकता। आप सीएम बन सकते हैं, पीएम बन सकते हैं, पंच सरपंच बनकर के विधायक बन सकते हैं, पर श्रीमान आप ये सब बन करके भी अगर पर्यावरण बचाने में आपका योगदान नहीं है तो आप न विचारों से आधुनिक कहला सकते हैं। आप विकास की सारी पॉलिसियां, नीतियां बना सकते हैं और वो नीतियों के बल पर विनाश ही कर सकते हैं। पर्यावरणविद ही क्यों चिंता करते हैं? आप दिखावे में इस कदर जी रहे हैं कि शादी को भव्य से भव्य करना चाहते हैं। मैरिज हॉल बन चुके हैं, ये 10 साल हुए हैं, इसके पहले इतने मैरिज हॉल नहीं थे। हर वर्ष हर शहर में एक मैरिज हॉल बन जाता है। आज से 20 साल पहले जब पहली बार किसी शादी में गए, मैरिज हॉल वाली में, तब मैरिज हॉल से परिचय हुआ, बफर से परिचय हुआ, जहाँ खाना भी बर्बाद किया जाएगा और दिखावे के लिए खाना का मेनू 10-20 वेराइटी तक मिठाइयाँ आपको दी जाएगी और आप चख करके छोड़ देंगे। इस तरह से आप भूखमरी बढ़ती हुई देशों में, केवल भारत ही भूखमरी का शिकार नहीं है, अब तो अमेरिका भी इस दंश को भोग रहा है। एक तरफ यूक्रेन रूस का हमला झेल रहा है, इजराइल गाजा में बम गिरा रहा है। हम इन्हें क्या कहेंगे? विनाश के जनक, पुजारी, खलनायक। और ये भी नहीं मानते अपना मूंछ का बाल ऊंचा रखने के लिए, तो हम कहाँ आधुनिक हुए? इसलिए कहा जाएगा कि आप अगर दिखावे में जी रहे हैं तो श्रीमान, दिखावा में दहेज निहित है, और दहेज लेने वालों का प्रतिशत यूं कहा जाता है कि शायद 90 से भी अधिक है। आपकी पढ़ाई, आपकी एजुकेशन क्या करेंगी? मान लिया कि आप बहुत भारी भरकम पैकेज 20 लाख का उठा रहे हैं, सरकारी नौकर, ब्यूरोक्रेट हो गए, एक दिन 8-10 लाख 20 लाख तक आप ही पहुंच गए। निष्कर्ष क्या आएगा? आप एसी खरीदेंगे, फ्रिज लाएंगे, जो पर्यावरण को अंततः नुकसान पहुंचाएगा। हम इनसे कैसे बचें, ये सोच कैसे आएगी अगर हम पर्यावरण के साथ नहीं हो सकते? तो हम अगली पीढ़ी के लिए विनाश छोड़ करके जा रहे हैं। एक नारा और दिया जाता है, कम ही नेता देते हैं, कि एक पेड़ लगाइए
भारत 140 करोड़ देशवासियों से बना है। अगर एक एक भी पेड़ लगाते हैं तो 140 करोड़ पेड़ लगते हैं, लेकिन 140 करोड़ तो ये काम कर नहीं सकते, 1 करोड़ भी शायद नहीं कर सकते। तो कुछ लोग, पर्यावरणविद ही कितने हैं जो लगातार चिंता करते हैं, पर्यावरण दिवस भी आता है, मनाते हैं और भूल जाते हैं। 14 सितंबर हिंदी दिवस मनाते हैं, दिवस उसी का मनाया जाता है जिसको सिर्फ एक ही दिन याद किया जाता है। पर्यावरण की चिंता, और ऐसे भी लोग हैं जो जंगल भी खड़ा कर रहे हैं, नदियों, सूखती हुई नदियों को भी जलमय किए दे रहे हैं, तालाब बना रहे हैं, लेकिन अधिकांश तो तालाब पाट रहे हैं। एक दिन वो था जब लगभग अधिकांश गांव में तालाब, बावड़ियां हुआ करते थे। बूंदी शहर कोटा के पास है। कोटा दिल्ली और बंबई के बीच में है। बड़ी रेलवे लाइन 400 किलोमीटर दिल्ली से चलेंगे कोटा आ जाएगा। कोटा भी महानगर में तब्दील हो रहा है, चंबल बहती है, तो चंबल बहने के कारण वहाँ इंडस्ट्रियाँ लग रही है, और न जाने क्यों कोचिंग आ गई। कोचिंग आती है, 1.5-2 लाख लोग, छात्र देश भर से वहाँ आते हैं। ये सब एक महानगर में हो रहा है। हम कोचिंग हब बना चुके हैं। ये सब कल हम नौकरी पेशा बन जाए, इस भविष्य को बनाने के लिए आते। उनमें से अधिकांश पेड़ लगाने की कितनी सोचते हैं, तो पेड़ अगर हम नहीं लगाएंगे, कुछ सरपंच, देश भर में सैकड़ों सरपंच होते हैं। राजस्थान में भी एक सरपंच का हवाला मिला था जिसका गिनीज बुक में नाम आया है, जिसने मिशन ही बनाया। उसने एक पहाड़ी को पूरा हरा कर दिया। एक जिक्र आता है, एक भाई, पुत्र असमय मर गया। उसने जिंदगी का मिशन बनाया कि मैं पेड़ लगाऊंगा, और अपनी पूरी पेंशन पेड़ों में लगाता है। तो ऐसे कुछ चंद लोग, शिरपुरे, पागल जिसे कहेगा समाज, परिवार, उसकी जाति, ये शिरपुरे हैं जो मिसाल कायम कर रहे हैं। तो अधिकांश जो ठेकेदार है वो ठेका लेंगे बिल्डिंगों बनाने का, लेकिन अगर आप उनसे कहें, ठेकेदार से भी, मैं हिंडोली महाविद्यालय से जुड़ा हुआ हूँ और महाविद्यालय में बिल्डिंग बनकर के तैयार है, संयोग ऐसा रहा कि 38 बीघा ज़मीन तो मिल गई लेकिन पथरीली मिली। मैंने 25 ट्री गार्ड लोगों से और खुद से मिल करके, इसलिए कि जब तक इसकी बाउंड्री नहीं बनती पेड़ सुरक्षित नहीं है, ट्री गार्ड जरूरी है। देखा तो पता चला पथरीली है, अब पेड़ कैसे लगाया जाए, तो गड्ढा किया गया, गड्ढा भी नहीं हो रहा। याद आया कि पीपल तो दीवालों पर, किले बावड़ियों में उग जाती है, तो उस जगह पर पीपल लगा दी जाए, और जहां मिट्टी मिलती है वहां दूसरे पौधे लगाए जाए। ठेकेदार से बात की। ठेकेदार PWD को 10%, 5% जो भी कमीशन होता है देता है स्वेच्छा से। मैंने उससे कहा कि भाई ऐसा है, आप तो भी इमारत तो बना रहे हो और भी बनाओगे, हम यहाँ पेड़ लगा रहे हैं, आपका योगदान भी होना चाहिए, तो आप पेड़ लगाने के लिए ट्री गार्ड दीजिए। वो इधर उधर देखता है, लेकिन इससे पहले मैंने उसकी मुनीम से बात की और मुनीम के समझ में आ गया। मेरा स्टाफ छोटा सा, 3-4 लोग, चपरासी, एक कंप्यूटर ऑपरेटर, संयोग से अभी अकाउंटेंट भी लगे हैं, गजेंद्र सिंह। तो गजेंद्र जी से कहा, गजेंद्र जी स्वेच्छा से बोले कि ठीक है सर, 5 ट्री गार्ड मेरी तरफ से। कंप्यूटर ऑपरेटर बोला सर 1 ट्री गार्ड मेरी तरफ से।
इसी मिशन के साथ मैं ठेकेदार के मुनीम से बोला कि भाई आप बिल्डिंग बना रहे हो और बिल्डिंग तो बना के चले जाओगे, लेकिन आपको कौन याद रखेगा अगर आप एक पेड़ लगा दें यहाँ। और एक पेड़ लगाने के लिए ट्री गार्ड की कीमत 1,000-1,200 रुपये। पेड़ तो कोई भी लगा देगा, नहीं, बिना ट्री गार्ड के पेड़ नहीं लगेगा। तो मुनीम बोलता है कि सर बिल्कुल सही, मैं एक ट्री गार्ड में भी लगाऊँ। मिशन चला, हम 4-5 लोग हुए। ठेकेदार को एक दिन बात की, ठेकेदार फिर इधर उधर देखने लगा। मैंने कहा कि आपका मुनीम भी एक ट्री गार्ड लगा रहा है और मैं और मेरा अकाउंटेंट 5 ट्री गार्ड। ठेकेदार अब बोलता है, मुनीम की तरफ देखा। मुनीम कहा, हाँ सर, जब अपन इतना बिल्डिंग बना रहे हैं तो एक पेड़ अपनी तरफ से। अब ठेकेदार बोलता है कि सर ठीक है, 5 ट्री गार्ड मेरी तरफ से। तो इस तरह से सोचने की ज़रूरत है कि अगर आप मिशन बनाते हैं तो आपके मिशन में दूसरा तीसरा भी शामिल होता है। बाकायदा 10 से बोलोगे तो 8 मना कर सकते हैं, 9 भी मना कर सकते हैं, लेकिन 10 में से एक आपके साथ हो सकता है। तो इस तरह से हमने शुरुआत की और बिल्डिंग की नींव रखने के साथ पिछले अगस्त में 15 अगस्त के दिन एक पौधा लगा करके शुरुआत की। आज भी हम कोशिश कर रहे हैं। तो ये पेड़ अगर हम लगाएंगे तो इसका मतलब है कि हम साफ पर्यावरण देंगे। तो आज का ये वीडियो बनाने का मकसद कि हम कथित विचारक विद्वान बहस कर सकते हैं कि आधुनिकता शिक्षा में है, आधुनिकता पहनावे में है, आधुनिकता बाजार में उपभोक्तावाद में है। नहीं, आधुनिकता तभी तक बची रहेगी जब तक पर्यावरण है। और पर्यावरण को बचाने की सोच है। ग्रेटा थनबर्ग को हम सलाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं। आखिर एक छोटी सी नन्ही सी गुड़िया में ये कल्पना आई कैसे? मैं पिछली बार जोधपुर विश्वविद्यालय में था, एक साथी का फ़ोन आया कि आप जोधपुर आ रहे हो सेमिनार में, क्यों नहीं पीएचडी के विद्यार्थियों को संबोधित किया जाए। तो मैंने पीएचडी की टेक्नोलॉजी को लेकर के बात करनी थी। तो मुझे लगा कि ठीक है, मैं सिद्धांततः मेथडोलॉजी की बात करने के बजाय मैं अपने अनुभव शेयर करूंगा कि पीएचडी करने में क्या बाधाएं आती है और क्या कैसे करनी चाहिए। तो इस बात में भी अंततः मैं ग्रेटा थनबर्ग का उदाहरण वहाँ पेश करता हूँ। और मुझे संतोष इस बात का हुआ कि आपकी बात में, रेफरेंस में ऐसी महान विभूति होने के लिए उम्र दराज गांधी जी, बुद्ध, ईशा, नोबेल पुरस्कार प्राप्त रविन्द्रनाथ टैगोर की उम्र ही नहीं, ग्रेटा थनबर्ग को इसलिए सलाम करेंगे कि पर्यावरणविद राजेंद्र जी और जोशी जी ये उम्र दराज होने के बाद पर्यावरण को बचाने के लिए मिशन चला रहे हैं। एक उम्र के बाद चला सकते हैं, लेकिन ग्रेटा थनबर्ग मैच 15 वर्ष की उम्र में वो काम करके दिखा देती है। शुरुआत अपने घर से करती है, मोहल्ले से करती है, और एक दिन अखबार में छा जाती है। हाँ, यही पुतिन जो यूक्रेन पर बम बरसा रहे, संयुक्त राष्ट्र संघ में पर्यावरण पर चिंता व्यक्त की जा रही थी। एक विचार विमर्श चल रहा था संयुक्त राष्ट्र संघ में। तो देश विदेश के सारे राष्ट्राध्यक्ष पहुंचते हैं, अमेरिका के, रूस के, चाइना के, भारत के, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, सारे विश्व के पहुंचते हैं। ग्रेटा थनबर्ग उंगली दिखा करके पुतिन को, अमेरिका के राष्ट्रपति को, महज 18-17 वर्ष की उम्र में, कि आप जिस तरह से विकास कर रहे हैं श्रीमान, अगली पीढ़ी के लिए आप
क्या छोड़ करके जाओगे ये भी सोचिए। पुतिन ने अपने देश लौट करके जो कहा, रोंगटे खड़े कर देता है कि उस लड़की का जवाब नहीं था इनके पास, और इतना कहा कि विकास भी तो जरूरी है। और वही विकास का पुजारी आज उसके 3 4 5 साल बाद बम गिरा रहा है यूक्रेन पर, उस पर्यावरण को धराशायी कर रहा है। इन खलनायकों के लिए हम राष्ट्राध्यक्ष कह सकते हैं। इतने अमेरिका के राष्ट्रपति हथियार बेचते हैं, किसके लिए बेचते हैं? युद्ध करो, बम गिराओ, मेरे से खरीदो। ऐसे कथित पूंजीवादी हथियार बेचने वाले ये विकास कर रहे हैं। इन सब पर भारी पड़ती है ग्रेटा थनबर्ग। ग्रेटा थनबर्ग को हम इसलिए याद करेंगे, वो आज भी मिशन पर होगी। उसका मिशन ही पेड़ होगा, जंगल बचाओ होगा, और हम पार्टी देंगे, बफर देंगे, मेरी झाल में जाएंगे और न जाने कितने डिस्पोजल फेंक करके चले आएंगे। हम तब्दीली नहीं ला सकते। स्टील के गिलास में ऊंचा मुंह करके पानी नहीं पी सकते। बोतल और डिस्पोजल क्यों नहीं छोड़ सकते? हाँ, एक चीज़ जरूर ठीक है कि वहाँ तस्त्रियाँ चीनी की मिलती है और वापस धुल करके पहुँच जाती, लेकिन हम डिस्पोजल का इस्तेमाल करके कोई संदेश नहीं देते। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि पिछले तीनों वीडियो इतना बताने का प्रयास था कि जिसे आप आधुनिकता कहते हैं, जिसे माना जाता है, बेशक ऊपरी तौर पर आधुनिक है, और दूसरा व्यक्ति युवा जो अभी आगे बढ़ रहा है, पढ़ रहा है, लिख रहा है, वो उस बहकाव में आ जाता है। किसी हीरो को फिल्म देख करके उस तरह के वस्त्र पहनने का प्रयास करता है, महाविद्यालय में प्रवेश करता है, सूट बूटेड होकर के, सिगरेट मुंह में दबा करके, तंबाकू खाता हुआ, इधर उधर थूकता हुआ अपने आप को आधुनिक कह सकता है। और सामने वाला जो उससे प्रभावित होकर के ऐसा ही कुछ कर रहा है, तो वो उससे प्रभावित होकर के वैसा ही करता है। तो इस तरह की जो नकल चल रही है, ये आधुनिक होने की नहीं है। नकल में अकल की जरूरत नहीं है, तो नकल आपको ले डूबेगी। तो इस तरह की नकल करते हुए हम आधुनिक हो रहे हैं। बाजार में खड़े होकर के उपभोग की चीज़ें धड़ल्ले से खरीद रहे हैं, और खरीदते हुए हम सोच रहे हैं कि हम आधुनिक हो रहे हैं। फला ने ऐसा बंगला बनाया, मकान बनाया। हम राम की बात करते हैं तो राम के साथ हमें भरत याद आना चाहिए, और राम का नाम लेने वाले ये भूल जाते हैं कि राम ने सत्ता को ठोकर मार दी थी, वो जंगल की तरफ चले गए थे। और राम का नाम लेने वाले सत्ता के लिए इस तरह से चिपक रहे हैं, और राम का नाम लेकर के सत्ता तक पहुंचना चाहते हैं। इस अंतर्द्वंद को समझने की जरूरत है। ऐसे सत्ता, ऐसे राजनेता, राजनेता नहीं, नेता जो पॉलिटिक्स करते हैं। पॉलिटिक्स का मतलब जनहित में नहीं, खुद के हित में, पार्टी के हित में जो है वो है राजनीति, जननीति नहीं। आज जब ये कहा जाता है कि ये तो राजनीति कर रहा है, और ये कहना पड़ता है कि आप राजनीति मत करो, तो भाई आप किसके लिए आए हो? जननीति की तो आप बात ही नहीं करते। आप राजनीति की बात करते हैं तब आप सिर्फ पार्टी को वोट कैसे मिले और मुझे सत्ता कैसे मिले, इस तक। तो ऐसे नेता कहलाते हैं आज, लेकिन जन नेता कोई कोई मिलेगा, और ऐसे करोड़ों बच्चों में से ग्रेटा थनबर्ग कुछ ही मिलती। तो हमें कुछ ही लोगों को संबोधित कर रहे हैं कि जो पेड़ लगाए।
एक लगाएं। एक तो वो लगाएं जो नारा देते हैं आपको 10, 20, 100, 50 जंगल खड़ी करने पड़ेंगे। ग्रेटा थनबर्ग ने 2 बातें कही थी कि सबसे पहले मैंने पिताजी से कहा कि ऐसी नहीं चलेगा घर में। उस लड़की में इतना कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास था कि वो अपने पिता से कह सकी इस कदर, और पिता को मानना पड़ा ऐसी बात। फिर स्कूल में अभियान चलाया, उसका नाम इस तरह से मीडिया में आता है, और एक दिन संयुक्त राष्ट्र संघ ग्रेटा थनबर्ग को एक उदाहरण, मिसाल पेश करने के लिए बुलाते हैं, और उसे भी अवसर दिया जाता है क्योंकि उसने कुछ काम कर दिया था ऐसा। तो इस तरह से हम ये कहना चाहेंगे कि आधुनिकता तभी तक है जब तक हम पर्यावरण को बचाने के मिशन में, बाजार बनाने और उपभोक्तावाद को बढ़ाने तक सीमित है, तो हमारी कीमत कुछ भी नहीं, सिर्फ कचरा पैदा करने की है। और कचरे से आज नदियाँ ही नहीं, नदियाँ समंदर तक पॉलीथीन की थैलियों को ले जा रही है। समंदर का जो तला है वहाँ पॉलीथीन पाई जा रही है, और उन पॉलीथीनों से समंदर के जीव जंतु को खतरा पैदा हो गया है। हम अगर थैलियाँ इस तरह से खरीदते रहे पर्यावरण को बचाने के लिए, आपको जब सब्जी मंडी जाएं तो एक टाट का थैला पॉलीथीन की नहीं, और जब भी सब्जी मंडी जाएंगे 10 जगह से सब्जियां खरीदेंगे तो 10 थैलियाँ होंगी। आप थैला एक रखें, सारी सब्जी को उसमें डालें और घर आकर के छांटने का प्रयास करें। जो ही थैली देता है सब्जी मंडी में तो मैं कहता हूँ कि मेरे पास थैला है, थैली रखो अपने पास। तो मुस्कुराते हैं, वो थैली वापस रख लेते हैं। अब 10-5 जिनसे मैं सब्जी खरीदता हूँ वो मुझे देख के मुस्कुराते हैं। वो दिन कभी कभार ऐसा होता है जब मैं महीने में एक बार थैली में लेकर के आता हूँ तो मेरा दिल कचोटता है, या कई बार तो मैं बिना थैले के सब्जी छोड़ देता हूँ, ठीक आज दाल बनाना, क्योंकि थैला नहीं था इसलिए मैं सब्जी नहीं लाया। हमें खुद को अपना एक मिशन कायम करना होगा। तो साथियों, ये विचार विमर्श कैसा लगा, और ये विमर्श कैसा लगा तक सीमित नहीं, आप थैली की जगह थैला अपनाएंगे तो ही हम इस मिशन में कामयाब हो सकते हैं। इसलिए एक उदाहरण के साथ हम बात ख़त्म करना चाहेंगे कि जंगल में जब आग लगी थी, एक कहानी से, छोटी सी लघु कहानी है। जब जंगल में आग लगी थी तो जंगल के सारे जानवर इधर उधर दुम दबा के भाग रहे थे और जंगल की आग को देख रहे थे। उस वक़्त एक चिड़िया चोंच में पानी भर कर के लाती और बूंद बूंद गिरा रही थी। तो जंगल के सारे जानवर हंस करके कहते हैं, चिड़िया तेरा ये प्रयास निरर्थक है, कुछ नहीं, तेरे इस बूंद बूंद पानी से आग बुझने वाली नहीं है। तो चिड़िया ने कहा, हाँ मुझे भी पता है ये आग मेरी इससे नहीं बुझेगी, लेकिन इस जंगल की आग का इतिहास जब लिखा जाएगा तो इसमें यह भी लिखा जाएगा कि जब जंगल में आग लगी थी तो जंगल के जानवर देख रहे थे, अपने आप को बचा रहे थे, लेकिन एक चिड़िया थी जो प्रयास कर रही थी। तो श्रीमान, आप किसी भी तरह से अपना प्रयास कर सकते हैं